ये कहानी राधिका नाम की एक औरत की है। राधिका अपनी सास और अपने पति के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। राधिका का पति किराने की दुकान पर काम करता था, जिससे घर का खर्चा बहुत मुश्किलों से चल पाता था। एक दिन राधिका का पति जब काम पर से घर लौटा तो राधिका ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मैं ये कह रही थी कि आपकी तनख्वाह से घर नहीं चल पाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं आपकी तनख्वाह बहुत कम है। तो मैं सोच रही थी कि मैं भी कोई काम कर लूं। वो सब तो ठीक है राधिका, लेकिन तुम क्या काम करोगी? आपको तो पता है ना, शादी से पहले मैं माँ और बाबा के साथ खेती का काम करती थी। हमारे घर के पिछवाड़े में बहुत सारी जगह खाली है, मैं वहाँ पर सब्जियों की खेती करना चाहती हूँ। ठीक है राधिका, अगर तुम परिवार के लिए कुछ करना चाहती हो तो तुम जरूर करो। तुम्हें मुझसे जैसी भी मदद चाहिए होगी तुम मुझे बता देना। तभी वहाँ पर राधिका की सास आ जाती है और राधिका से कहती है, राधिका बहू, अगर तुमने ऐसा सोचा है तो मैं भी तुम्हारी इस काम में मदद करूँगी। ठीक है सासू माँ, फिर हम कल ही बाजार से सब्जियों के बीज खरीद कर ले आएंगे। हम अपने घर के पिछवाड़े में अलग अलग तरह की सब्जियां उगाएंगे, जैसे कि अभी गोभी, मटर, इन सब का सीजन आ रहा है, तो हम ये सब्जियां उगाएंगे। ठीक है बहू, तुम्हारा इतना साहस देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगले दिन राधिका सब्जी उगाने के लिए अपनी सास के साथ बाजार से काफी सारी सब्जियों के बीज ले आती है और खूब मेहनत करके दोनों सास बहू खाली जमीन पर सब्जियों के बीज बो देती हैं। तभी वहाँ पर उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत नीलम आ जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो दोनों सास बहू घर के पीछे की भी सफाई कर रही हो। सफाई ही कर रही हो या कुछ और कर रही हो? लगता है तुम दोनों यहाँ पर सब्जियाँ उगा रही हो। गली गली जाकर सब्जी बेचने का इरादा है क्या? गाँव बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए। तुझे क्या खुशबू आ जाती है कि हम कोई काम करने वाले हैं? नीलम दीदी, आपने सही पहचाना, हम दोनों सास बहू मिलकर सब्जियां उगा रहे हैं। अब आप तो जानती ही हैं, घर में मेरे पति अकेले कमाने वाले हैं, तो सब्जियां उगाकर आस पड़ोस वालों को बेच दूंगी, जिससे घर में थोड़ा पैसा आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये बात है। ठीक है, तुम दोनों काम करो, मैं तो चलती हूँ। नीलम के जाने के बाद फूलमती अपनी बहू राधिका से कहती है, अरे बहू, तो जानती नहीं है, ये नीलम बहुत चालाक है। इसका पति तो अच्छा खासा काम करता है, बेचारा बहुत भला इंसान है, लेकिन फिर भी इसकी पैसे की भूख खत्म नहीं होती। अब देखियो, यहाँ से देख कर गई है, अब अपने घर में जाकर ये भी सब्जियाँ उगाएगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, जाने दीजिए, अब हम कर भी क्या सकते हैं। अगर उगाना होगा तो उगा लेगी, अब हम किसी को रोक थोड़ी ना सकते हैं। पड़ोस में रहने वाली नीलम सच में बहुत चालाक औरत थी। उसने भी अगले दिन अपने घर के पिछवाड़े में सब्जियों के लिए बीज बो दिए। लेकिन कहते हैं ना, जिस कार्य को पूरी मेहनत से ना किया जाए उस कार्य का फल प्राप्त नहीं होता। और यही हुआ नीलम के साथ। अब उसने देखा देखी में सब्जियां तो उगा ली थी, लेकिन उन सब्जियों की देखभाली उससे नहीं हो पाई, जिस कारण उसकी उगाई हुई सारी सब्जियां गल गई। और दूसरी तरफ राधिका की सब्जी हरी भरी बहुत सुंदर लग रही थी। मम्मी जी देखिए, आखिर हमारी मेहनत रंग ले आई। देखो तो जरा कितनी सुंदर सब्जियां हुई है। हाँ बहू, तो सही कह रही है, कितनी सुंदर और हरी भरी साग सब्जियां उगी है। मम्मी जी, मैं आज से ही सब्जियां बेचना शुरू कर देती हूँ। लेकिन बहू, तुझे सब्जी बेचने में अजीब तो नहीं लगेगा ना? मैं बेच आती हूँ सब्जी। नहीं मम्मी जी, मेरे रहते हुए इस उम्र में आप इतना सारा काम नहीं करोगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। फिलहाल के लिए मैं अपनी टोकरी में सब्जियां भर लेती हूँ। राधिका टोकरी में कुछ सब्जियां भर लेती है और उन्हें लेकर अपने मोहल्ले में बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, बढ़िया बढ़िया सब्जी ले लो, एकदम ताजा खेत से टूटी हुई सब्जियां ले लो। अरे राधिका, जरा रुको तो सही, मुझे 1 किलो गोभी, 1 किलो मटर और थोड़ा सा साग दे दो। ये लीजिए दीदी, आपके 70 रुपए हो गए। हाँ हाँ, ये लो 70 रुपए। राधिका को सब्जियां बेचते हुए नीलम देख लेती है और अपने मन में सोचती है, ये क्या, राधिका तो सब्जियां बेच रही है और इसकी सब्जियां कितनी ताजी और हरी लग रही हैं, लेकिन फिर मेरी सब्जियां कैसे गल सकती है? इसने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। अगर ये ऐसी ही सब्जियां बेचती रही तो ये हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा।
नीलम के मन में राधिका के प्रति ईर्ष्या की भावना आ जाती है और वो राधिका से जलने लगती है। उसी रात नीलम चोरी चुपके राधिका के घर के पिछवाड़े में जाकर उसकी सब्जियों में जहरीली दवा छिड़क देती है। अगले दिन सुबह राधिका जब सब्जियां बेचने के लिए घर के पीछे सब्जियां लेने जाती है तो देखती है कि एक ही दिन में उसकी सारी सब्जियां सड़ चुकी है और उस पर कीड़े लग रहे हैं। वो जल्दी से वहाँ पर अपनी सासू माँ को बुलाती है और कहती है, देखिए ना मम्मी जी, एक ही दिन में हमारी सारी सब्जियां पेड़ पर लगे लगे खराब हो गयी। मैंने अपने मायके में सब्जियों की बहुत खेती की है, ऐसा कभी नहीं होता। अब मैं क्या बेचने जाऊंगी? कोई बात नहीं बहू, तू चिंता मत कर, हम हार नहीं मानेंगे। इन सभी पौधों को उखाड़ कर नए बीज उगा देते हैं। कुछ ही दिन में सब्जियां उग जाएगी, जब तक हमें घर में खाली बैठना पड़ेगा। राधिका बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसने एक ही दिन सब्जी बेचकर बहुत अच्छी कमाई कर ली थी और उसके छोटे से खेत में अभी इतनी सब्जियां थी कि जिससे वो एक हफ्ते तक आराम से सब्जियां बेच सकती थी। लेकिन वो सभी सब्जियां बेकार हो गई। राधिका ने एक दिन में जो पैसे कमाए थे वो सारे पैसे भी खर्च हो गए। जब राधिका के पति ने राधिका को उदास देखा तो उससे बोला, क्या बात है राधिका, तुम उदास लग रही हो, तुम्हारा मन ठीक नहीं है क्या? कुछ नहीं जी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। पहले दिन मैंने बहुत अच्छी कमाई कर ली, लेकिन अगले दिन किसी ने हमारे खेत को बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है किसी ने खेत में जहरीली दवाई डाल दी है, जिस कारण सारे पौधे मर गए और सब्जियां खराब हो गई। अब जो मैंने नए बीज बोए हैं उसे उगने में तो कम से कम महीने का समय लग जाएगा। कोई बात नहीं राधिका, तुम चिंता मत करो, जब तक मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत मेहनत कर रही हो, देखना इस काम में तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। काश ऐसा ही हो जी, क्योंकि हमारा घर पक्का भी नहीं है। मैं सोच रही थी कि कुछ पैसे आएंगे तो घर पक्का करवा लूंगी। बड़ी मुश्किल से गरीब राधिका ने सब्जियां बेचने का काम शुरू किया था, लेकिन बीच में नीलम ने अड़ंगा डाल दिया। राधिका को उदास देखकर नीलम मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। क्या बात है नीलम, आज तो तुम बड़ा खुश नजर आ रही हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगे तो तुम्हें भी खुशी होगी। ऐसा कहकर नीलम अपने पति को सारी बात बता देती है। नीलम की सारी बात सुनकर उसका पति उस समय चुप हो जाता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी का ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो शाम के समय राधिका के घर पहुंचता है और उनसे कहता है, काकी, राधिका भाभी, मैं आप सबसे माफी मांगने आया हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि नीलम सीधे रास्ते पर आ जाए। वो नफरत के राह पर चल रही है। आपके खेत में नशे वाली दवाई उसी ने डाली थी। नहीं नहीं बेटा, तू क्यों माफी मांग रहा है? तू तो बहुत भला इंसान है। मैं तो तेरी बहुत तारीफ करती हूँ। मैंने तुझ में और अपने बेटे में कभी कोई फर्क नहीं किया है, लेकिन नीलम की इस हरकत से मुझे थोड़ा दुख जरूर हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं भैया, हमने फिर से सब्जियों के लिए बीज बो दिए हैं। हमारा थोड़ा सा नुकसान तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। नीलम दीदी को जो अच्छा लगा उन्होंने किया। बहुत बड़ा दिल है भाभी आपका, लेकिन भाभी मैं नीलम को सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। मैं ऐसा कर पाऊंगा अगर आप दोनों मेरा साथ देंगी तो। हाँ हाँ भैया, बताइए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। नीलम का पति चाहता था कि उसकी पत्नी सही रास्ते पर आ जाए, इसलिए वो एक उपाय सोचता है। कुछ दिनों बाद नीलम देखती है कि राधिका के घर के पिछवाड़े में फिर से सब्जियां उगाई है। अब वो एक बार फिर से उन सब्जियों को खराब करना चाहती थी। इधर राधिका और फूलमती जानती थी कि नीलम उनकी बातों को सुन रही है। बहू, नीलम हमारी बातों को सुन रही है, यही सही मौका है। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। अब हम अपना खेल शुरू करते हैं। मम्मी जी, आपको पता है मार्केट में गोभी मटर के दाम कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। इस बार हमारी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ बहू, लेकिन आज तेरी चचेरी नंद की सगाई है, वहाँ जाना भी बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं, ये सब्जी हम कल काट लेंगे, क्योंकि वहाँ से आने में हमको शाम हो जाएगी। और हमारे घर में कौन सा चोर लुचक्के आ रहे हैं जो हमारी सब्जियाँ चुरा कर ले जाएंगे। आप सही कह रही हैं मम्मी जी, ये तो काम पर चले गए हैं, इसलिए फटाफट तैयार हो जाइए, हम दोनों को ही जाना पड़ेगा। उन सब की बातें सुनकर नीलम मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। जाओ जाओ, सगाई में जाना बहुत जरूरी है। आज ये लोग सगाई में जा रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास बहुत सारा समय है। आज मैं इनकी सब्जियां बर्बाद नहीं करूंगी, बल्कि इन्हें काट कर मोहल्ले में बेच आऊंगी, यही सही रहेगा।
सब जानते थे कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोनों सास बहू घर से बाहर घूमने के लिए चले गए। शाम को जब वो वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा उनकी सब्जियां थी ही नहीं। नीलम सारी सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचकर आ चुकी थी। अब राधिका नीलम के पास गई और बोली, नीलम दीदी, आपको पता है हमारे घर के पीछे से सारी सब्जियां चोरी हो गई। सारी सब्जियां तोड़कर ना जाने कौन सा चोर उन्हें बाजार में बेच आया। लेकिन अब वो चोर बच नहीं पाएगा नीलम दीदी, अब तो उसे पुलिस ही पकड़ कर ले जाएगी। राधिका के मुंह से पुलिस का नाम सुनकर नीलम घबरा गई। लेकिन पुलिस को कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? पुलिस तो सबूत मांगती है ना। वही तो नीलम दीदी, पिछली बार भी कोई हमारे खेत में नशे वाली दवाई छिड़क कर चला गया था, इसलिए इन्होंने घर के पीछे कैमरा लगवा दिया था। उस कैमरे में चोर की शक्ल अच्छे से आ गई होगी। अब तो चोर बिल्कुल नहीं बच पाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो वहाँ कोई कैमरा नहीं देखा था। आपने क्या कहा? आपने? इसका मतलब आप ही चोर हैं नीलम दीदी। हाय दैया, अब पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। राधिका की बात सुनकर नीलम रोने लगती है। मुझे माफ कर दो राधिका बहन, जलन के मारे मैंने ये सब किया। मुझे डर था कि कहीं तुम हमसे अमीर ना हो जाओ। मैंने तुम्हारी सब्जियां बेचकर जो पैसे कमाए वो तुम रख लो, लेकिन पुलिस को मत बताना। ए जी, देखिए ना, राधिका बहन पुलिस को बुला रही है, मुझे बचा लीजिए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ नीलम, तुमने राधिका बहन की सब्जियाँ चुराई है। अब तुम्हें अगर वो पुलिस के हवाले कर रही है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नीलम जोर जोर से रोने लगती है और राधिका से माफी मांगने लगती है। ठीक है नीलम बहन, मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस में नहीं करूँगी, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आज के बाद आप ऐसी हरकत कभी नहीं करोगी। मैं अपनी कसम खाकर कह रही हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। नीलम को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। नीलम का पति राधिका को उसके नुकसान के सारे पैसे दे देता है। फिर राधिका वहाँ से चली जाती है और दोबारा से सब्जियों के बीज बो देती है और सब्जियाँ उगाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी है काली राजकुमारी बनी महारानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। ये कहानी राजा सूरजमल की है। सूरजमल राजा और उसके राज्य की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरजमल की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम जन्नत था। जन्नत अपने नाम की भांति बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे आसमान से कोई अप्सरा उतर आई हो। उसकी खूबसूरती देखने के लिए सभी लोग बेताब रहते थे। एक बार की बात है, सूरजमल को किसी कारणवश राज्य के बाहर जाना था, जिस कारण वो बहुत चिंतित था और अपने कक्ष में इधर से उधर घूम रहा था। उसको इस तरह परेशान देख रानी देवकी उसके पास आई और बोली, क्या बात है महाराज, आप चिंतित लग रही हैं? कोई परेशानी है तो हमें बताइए, क्या पता हम आपकी कोई मदद कर सके। तुम तो जानती ही हो महारानी, हमारी पुत्री कितनी खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती देखने के लिए हर कोई बेताब रहता है। कुछ समय पहले पड़ोसी राज्य के राजा हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उम्र में बहुत अंतर होने के कारण हमने उन्हें मना कर दिया था। तब से उनकी और हमारी दुश्मनी हो गई है। यदि हमारे जाने के बाद उन्होंने हमारी पुत्री को कोई नुकसान पहुंचाया तो हम क्या करेंगे? अच्छा, तो आपको इस कारण चिंता हो रही है, पर आप चिंता मत कीजिए महाराज, अभी आपकी पत्नी जिंदा है। हमारे पास आपके इस चिंता का समाधान है। तो आप इंतजार किसका कर रही हैं? हमें बताइए। देखिए महाराज, जन्नत सिर्फ आपकी पुत्री नहीं, हमारी भी पुत्री है। उसकी हिफाजत के लिए हमें कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। यदि हम जन्नत के चेहरे पर कालिख लगाकर रखें, तो उसकी खूबसूरती उस कालिख के पीछे छुप जाएगी और फिर सबको लगेगा कि जन्नत बदसूरत हो गई है, फिर कोई उसके पीछे नहीं आएगा। देवकी की बात सुनकर राजा थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद राजा कहते हैं, आपका विचार अच्छा है महारानी। फिर क्या था, राजा अपनी पुत्री को बुलाकर सारी बात समझाते हैं। जन्नत भी अपने पिता की बात मान लेती है और अपने मुंह पर ढेर सारी कालिख लगा लेती है, जिस कारण वो दिखने में बहुत ही काली और बुरी लगने लगती है। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल जाती है कि राजकुमारी जन्नत किसी कारणवश बहुत बदसूरत हो गई है
और उसका रंग एकदम काला हो गया है। ये सब जानकर राजा को बहुत तसल्ली मिलती है। वो जाने से पहले अपनी पुत्री से कहते हैं, देखिए पुत्री, आपके साथ ऐसा करके हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये सब हमने आपकी सुरक्षा के लिए ही किया है। आप भी जानती है ये रंग पक्का नहीं है, पानी पड़ते ही ये रंग निकल जाएगा। तो आप जरा अपना ख्याल रखिएगा, और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आप कृपया कर महल से बाहर मत जाइएगा। लेकिन पिताजी, इस काले रंग के साथ मुझे बाहर जाने में क्या परेशानी होगी, बल्कि कोई मुझे पहचानेगा भी नहीं। नहीं, फिर भी हम नहीं चाहते कि आप हमारी गैर हाजिरी में महल से बाहर जाएं। जन्नत उदास होकर अपने पिता को हाँ कह देती है। उसके बाद राजा सूरजमल चिंता मुक्त होकर राज्य से बाहर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजकुमारी जन्नत अपनी सबसे प्रिय दासी से कहती है, सुनो कमला, मेरा बाहर जाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन पिताजी मुझे मना करके गए हैं कि मैं बाहर ना जाऊं। राजकुमारी, महाराज आपकी भलाई के लिए ही आपको महल से बाहर जाने के लिए मना करके गए हैं, क्योंकि इस बदसूरती के साथ यदि आप राज्य में जाएंगी तो राजा की बहुत थू-थू होगी। कमला की बात सुनकर राजकुमारी जन्नत मुस्कुराने लगती है और अपने मन में सोचती है, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कमला, ये बदसूरती असली नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये बात नहीं पता तो ये भी अच्छा ही है। कहाँ खो गई राजकुमारी? देख कमला, तू तो मेरी सबसे प्रिय दासी है ना, तू मेरी छोटी सी मदद कर, उसके बदले मैं तुझे मोतियों का एक हार दूंगी। क्या? सच में? बताइए राजकुमारी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देख, तू मुझे थोड़ी देर के लिए अपने कपड़े दे दे और तू मेरे कपड़े पहन ले, और ये रहा काला रंग, इसको तू अपने चेहरे पर लगा ले। इसको लगाने के बाद अगर तू मेरे वस्त्र पहन लेगी तो कोई तुझे पहचान नहीं पाएगा कि तू जन्नत नहीं कमला है, और मैं तेरे कपड़े पहनकर बाहर घूम आती हूँ। लेकिन राजकुमारी, अगर किसी को पता चला तो वह राजा से शिकायत कर देगा और फिर राजा मुझे सजाए मौत दे देंगे तो? चुप कर पागल, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जन्नत के बहुत समझाने पर कमला मान जाती है। फिर वो दोनों अपने अपने वस्त्र एक्सचेंज कर लेते हैं और कमला अपने मुंह पर बहुत सारी कालिख लगा लेती है, और दूसरी तरफ जन्नत दासी के कपड़े पहनकर अपना चेहरा ढककर महल से बाहर आ जाती है और राज्य घूमने का मजा लेने लगती है। दूसरी तरफ महल में कमला ऐशो आराम से रहती है। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन राजकुमारी जन्नत वापस नहीं लौटी थी और कमला को राजकुमारी बनकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपने मन में सोचती है, हाय, राजकुमारी बनकर कितना अच्छा लग रहा है। नौकर चाकर, यहाँ का शाही खाना, ये शाही वस्त्र, सब कितने ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा होगा अगर राजकुमारी अब वापस कभी आए ही ना। कमला अब ये चाहने लगी थी कि राजकुमारी जन्नत वापस महल में आए ही ना। दूसरी तरफ राजकुमारी जन्नत पूरे राज्य को घूमने का मजा ले रही थी। तभी उसने देखा कि जंगल की तरफ से किसी के कराहने की आवाज आ रही है। राजकुमारी जन्नत फौरन वहां जाती है। वो देखती है कि एक बहुत ही जवान और सुंदर राजा मूर्छित होकर जमीन पर गिरा हुआ है। हे भगवान, ये तो कहीं का राजा लग रहा है, लेकिन इस तरह चोटिल अवस्था में नीचे कैसे गिरा हुआ है? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जन्नत फौरन उस राजा के पास जाती है और उसके घाव साफ करती है और उसके घाव पर कुछ जड़ी बूटियां लगाती है। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है। वो अपने सामने जन्नत को देखकर कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपकी वजह से मेरी जान बच पाई है। क्या आप इसी राज्य में रहती हैं? जी, अब आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका रंग बेशक काला है, लेकिन आपका हृदय बहुत ही सुंदर है। मुझे आप बहुत अच्छी लगी। क्या आप मुझसे विवाह करना चाहोगी? लेकिन मैं एक साधारण लड़की हूँ और आप किसी राज्य के राजा हैं। भला आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसी लड़की की तलाश थी जो हृदय से खूबसूरत हो। मैं सुंदर हृदय वाली लड़की को ही अपने राज्य की महारानी बनाना चाहता था। राजकुमारी जन्नत को भी वो राजा बहुत पसंद आया था। वो दोनों एक दूसरे की नजरों में खो गए। तभी राजा ने कहा, क्या आप मेरे साथ मेरे राज्य चलेंगी? जन्नत राजा के साथ उसके राज्य जाने के लिए मान जाती है
और वहीं जाकर रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जन्नत और राजा के बीच का प्यार बढ़ जाता है। दूसरी तरफ राजा सूरजमल जब अपने राज्य लौटते हैं तो सबसे पहले अपनी पुत्री के कक्ष में जाते हैं। जन्नत बनी कमला जब देखती है कि राजा सूरजमल आए हैं तो वो घबरा जाती है। पुत्री, आपने हमारी बात मानी, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं। तुम अपने चेहरे से ये कालिक हटा सकती हो। नहीं महाराज, मेरा मतलब पिताश्री, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो हम। कमला की आवाज सुनकर राजा को उस पर शक होता है और वो तुरंत बाकी की दासियों को कमला का मुंह साफ करने का आदेश देता है। जैसे ही कमला का मुंह साफ किया जाता है, सबको पता चल जाता है कि वो जन्नत नहीं बल्कि कमला है। राजा सूरजमल को बहुत क्रोध आता है और वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पुत्री के वस्त्र पहनकर इस तरह उसके कक्ष में रहने की? डरते डरते कमला ने राजा को सारी बात बताई कि किस तरह राजकुमारी ने खुद उसे ऐसा करने को कहा था। जब कुछ दिनों तक राजकुमारी वापस नहीं लौटी तो तुम्हें महारानी को इस बारे में बताना चाहिए था ना। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे ये शानो शौकत अच्छी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब राजकुमारी जन्नत ना ही लौटे तो अच्छा है। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मुझे अपनी पुत्री को ढूंढना होगा। ना जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कहीं हमारे पड़ोसी राज्य के राजा ने उसे अपने पास बंदी बनाकर तो नहीं रख लिया होगा। हे भगवान, मेरी पुत्री की रक्षा करना। राजा चिंता में पड़ जाता है कि आखिर वो अपनी पुत्री को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। दूसरी तरफ राजकुमारी को भी अपने पिता की याद आ रही थी, लेकिन वो ये बात राजा प्रताप को नहीं बता सकती थी, क्योंकि उनकी नजरों में तो वो एक साधारण इंसान थी। बहुत ढूंढने पर सूरजमल को पता चल ही जाता है कि राजकुमारी कहाँ है। वो तुरंत राजा प्रताप के महल में जाता है और राजा प्रताप से कहता है, तुमने मेरी पुत्री को अपने पास क्यों रखा हुआ है? क्या चाहते हो तुम? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तुम हमसे जो मांगोगे हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। माफ कीजिएगा राजा सूरजमल, आपके बारे में हमने बहुत सुना है। अभी कुछ दिन पहले हम आपके राज्य में भी गए थे, परंतु हम आपकी पुत्री को लेकर नहीं आए। तभी वहाँ पर राजकुमारी जन्नत आ जाती है और अपने पिता को गले लगा लेती है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा, आपके मना करने के बावजूद हम महल से बाहर आ गए थे। कोई बात नहीं पुत्री, लेकिन कम से कम तुम्हें हमें सूचना तो देनी चाहिए थी कि तुम यहाँ हो। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? पिताश्री, क्योंकि हम राजा प्रताप से प्यार करते हैं। दोनों की बातें सुनकर राजा प्रताप बहुत हैरान था, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था कि जन्नत सूरजमल की बेटी है। ये जानकर उसे बहुत खुशी होती है। सूरजमल भी ये जानकर खुश होता है कि उसकी बेटी को किसी राजा ने ऐसे रूप में स्वीकार किया है। वो राजा प्रताप से कहता है, राजा प्रताप, आज तक हमारी पुत्री के लिए बहुत रिश्ते आए, लेकिन वो सब इसलिए क्योंकि हमारी पुत्री बहुत खूबसूरत थी। कोई हमारी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, केवल उसकी खूबसूरती के कारण उससे विवाह करना चाहते थे। लेकिन आपने हमारी पुत्री को इस रूप में स्वीकार किया, इससे ये पता चलता है कि आप उसके हृदय से प्यार करते हैं, चेहरे से नहीं। राजा प्रताप हैरानी से कभी सूरजमल तो कभी जन्नत को देख रहा था। जन्नत तुरंत जाकर अपना मुंह धोकर आती है। तब राजा प्रताप उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है। और फिर क्या था, कुछ ही दिनों में सूरजमल राजा प्रताप से अपनी पुत्री की शादी करवा देता है। राजकुमारी जन्नत के कहने पर कमला को भी कोई सजा नहीं मिलती। इस तरह राजकुमारी जन्नत अब राजा प्रताप की पत्नी और उनके राज्य की महारानी बनकर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।